स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कहानी कुर्सी की में अब बात करते हैं मोदी की टीम में बढ़ने वाले एक प्लेयर की। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा आज बढ़ सकता है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं, साथ में उनके बेटे भी हैं अमित ठाकरे। और इससे पहले राज ठाकरे से मिलने के लिए विनोद तावड़े पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए आ चुकी है। राज ठाकरे अपने बेटे के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, आज दिल्ली आए हैं। इसमें देखिए बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली से महाराष्ट्र जाने का चलन रहा है, लेकिन वो अब रिवर्स, वो ट्रेंड जो है पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। और राज ठाकरे जैसे जो नेता हैं, जो खास तौर पर ठसक वाले नेता माने जाते हैं, ये तो ऐसा करें अभी तक तो हमने देखा नहीं। हालांकि ये भी किसी टीम में रहे भी नहीं है। ये किसी टीम, भाई आप माने ना माने, वो तो मानते हैं ना। इस पर एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा। कोई तो ताकत होनी चाहिए। मैं राइडर लगा रहा हूँ, मैं राइडर लगा रहा हूँ। इस पर एक टिप्पणी करूंगा। भाई ठसक में उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। नहीं, एक्चुअली होता क्या था कि जब बाला साहब ठाकरे जी होते थे तो जो भी गठबंधन का समझौता होता था घर पे जाके उन्हीं के घर पर होता था। और इवन उद्धव ठाकरे के टाइम तक नहीं, उद्धव ठाकरे ने ऐसी शर्तें रखी अमित शाह जी के साथ, तो ये 2-3 बार ऐसी घटना घटी और जो जिसमें अमित शाह जी की इच्छा नहीं थी, इसके बावजूद भी गठबंधन की मजबूरियों के नाते 2014 में, उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर ये दोनों बार ऐसा किया गया। लेकिन अब उसी का नतीजा जो है वो उद्धव ठाकरे भुगत रहे हैं। अब देखिए राज ठाकरे जो हैं, इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा या बीजेपी को क्या बेनिफिट होगा, एनडीए को महाराष्ट्र में क्या बेनिफिट होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। इनकी जो मांग है या जो चाह रहे हैं बीजेपी से, 2 सीटें चाह रहे हैं ये। एक सीट तो ये मुंबई साउथ की सीट मांग रहे हैं, जहां पर अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं। दूसरी मेरे ख्याल से शिरडी की सीट जो है वो ये चाहते हैं। इनका खाता नहीं खुल पाया, अभी लोकसभा चुनाव में तो नहीं खुल पाया, विधानसभा में शायद एक आध सीट इनके पास। देखिए राज ठाकरे ने 2006 के अंदर मनसे बनाई थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। और जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय उनकी ठसक बरकरार थी। उन्होंने शिवसेना को सारी लोकसभा सीटें हरवा दी थी। हर लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोट लगे गए थे। शिवसेना को सीटें हरवाने में उनकी भूमिका रही थी। जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनके 14 विधायक जीतकर आए थे। 14 विधायक आए थे 2009 में। फिर जब 2014 के विधानसभा चुनाव आए तो 14 से घटकर 1 विधायक बचा उनका। फिर 2019 में उनका 1 विधायक बचा। और राज ठाकरे की इतनी बुरी गत महाराष्ट्र की राजनीति में हो चुकी है कि जब बीएमसी के चुनाव हुए 2017 में तो राज ठाकरे के 6 पार्षद जीतकर आए थे बीएमसी में, जिसमें से 5 पार्षद चले गए थे उद्धव ठाकरे के, तो वापिस चले गए थे। आज की तारीख विधानसभा के अंदर राज ठाकरे के पास सिर्फ 1 ही विधायक है, कल्याण ग्रामीण से। बाकी अगर देखा जाए तो राज ठाकरे के पास अगर चुनाव लड़ते हैं तो 2 से 2.5% का वोट मिलता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 288 सीटों में से 218 सीटों में राज ठाकरे ने उम्मीदवार उतारे थे और 200 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत 288 में से 218 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे महाराष्ट्र में, और 200 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी राज ठाकरे। बीजेपी क्यों इनको लेने के लिए इच्छुक है? देखिए मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेने का एक संदेश ये होगा कि एक मैसेज देना कि भाई एकनाथ शिंदे अलग हो गए, अब बाला साहेब ठाकरे के जो भतीजे, जो उद्धव ठाकरे के भाई है, चचेरे भाई, वह भी हमारे साथ आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के साथ ठाकरे भी नहीं है, आधे ठाकरे हमारे पास आ चुके हैं शिवसेना के। मुझे लग रहा है कि अगर बहुत पहले लिया जाता तो आधे ठाकरे फिर हुए बात में तो आप ही की कही बात बढ़ा रहा हूं आगे। पब्लिक तो मानती नहीं, उनको पब्लिक मानती नहीं है, चुनाव परिणाम भी ये बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक संदेश देने के लिए 2% का जो वोट बैंक, लेकिन मुझे लगता है इसका नुकसान भारतीय इनके आने से उद्धव ठाकरे को कोई परेशानी होगी क्या? उद्धव ठाकरे को कोई परेशानी होगी, भारतीय जनता पार्टी का तक हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे पूरे खुली गुंडागर्दी करते हैं, उत्तर भारतीयों से वसूली करते हैं। उनके शाखा प्रमुखों का हफ्ता बंधा हुआ है, चाहे वो शेट्टी हो, चाहे उत्तर भारत के पान की दुकान हो, चाहे के ठेले चलाने वालों या होटल इंडस्ट्री के लोग हो, उनका पूरा खर्चा उत्तर भारत से वसूली पे चलता है। और कोई एग्जाम देने अगर उत्तर भारतीय आते हैं तो आपको याद है कि जब रेलवे भर्ती बोर्ड में आए थे तो मनसे के लोगों ने किस तरीके से मारपीट करके उत्तर भारतीय को भगाया था। अगर अभी इनके बेटे जो साथ में गए, ये अभी की टोल वालों को पीटते हुए कहीं पाए गए थे। हाँ, अमित ठाकरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसको कुछ हद तक नुकसान होगा। और राज ठाकरे इस राजनीतिक रूप से स्थिति में नहीं है कि वह इस गठबंधन को दे सके। वह लेने आए हुए और इसलिए अमित शाह से मिलने घर पर आए। अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट उनको देती है तो मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से ये तो बात सही है कि बीजेपी को आप जो बात कह रहे हैं, बीजेपी को पता होगा कि भाई इनसे हमको तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है। एक वही मैसेजिंग है कि उद्धव ठाकरे, एक तो फैमिली की वाली बात आ गई, ठाकरे सरनेम वाली बात आ गई, और शायद वो मराठी अस्मिता वाला जो वोट उद्धव ठाकरे के पास है, शायद वो इनके नाम पर कुछ मिल जाए। नहीं, वो होता 2009 के बाद हो जाता।
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में जाने के बाद, चूंकि आपने लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है, तो हर नट बोल्ट को जो है वो देख लेना चाहती है कि कहाँ से कोई चीज़ खाली नहीं रहनी चाहिए। और यदि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को यदि एक सीट दे दी जाती है कहीं से उनके लिए या उनके बेटे के लिए, और इसके एवज में जिसे आप कह रहे हैं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख या 3 लाख, 1 लाख वोट भी यदि कहीं से 10 कंस्टिट्यूएंसी में जहां वो प्रभावित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बुरा सौदा नहीं होगा। ठीक है राहुल जी। मुझे लगता है बहुत नुकसान होगा जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है उत्तर भारतीयों के प्रति, वहाँ पे बिहार और यूपी के लोगों के प्रति। वहाँ पर लगभग 50 लाख जो है उत्तर भारतीय हैं, और ये सारे जो हैं जो अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो सारे अगेंस्ट होंगे। जितना उन्होंने माहौल, जितना और वो सारा बीजेपी का वोट है, वो सारा नॉर्थ BJP इंडियन जो वहाँ रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शायद इतना अच्छा सौदा नहीं होगा बीजेपी के लिए अगर वो उनको लाते हैं। ये बात सही है कि लेकिन दक्षिण मुंबई वो जो वोटर है सर, वो इससे क्या छिटक जाएगा बीजेपी से? ठीक है, भाई, उसको जितना- अच्छा नहीं लगेगा राज ठाकरे का आना, लेकिन क्या वो ऐसा तो नहीं है वो कहीं और चला सेंटिमेंट जाएगा? तो क्या है, सेंटिमेंट तो अगेंस्ट ही है ना। नहीं, राज मुझे ठाकरे जो गालियां देते थे जो उत्तर भारतीयों को, जो जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है उनकी पूरी पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का, आपको क्या लगता है कि वो अच्छा लगेगा उनको? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मेरा सवाल है जब क्या अच्छा वो नहीं- क्या वो देखिए, जब क्या वो अच्छा फिर वो नहीं क्या लगता उद्धव है- ठाकरे को वोट दे देगा जाके, जब या अच्छा कांग्रेस को नहीं वोट दे देगा लगता जाके? है, जब अच्छा नहीं लगता है तो व्यक्ति जो है वो उस नाराजगी में वोट कर रहा होता है। आप एक सेकंड सर। नहीं, दरअसल हम लोग जहां बात कर रहे हैं और आज की जो स्थिति है वो दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो ये कि राज ठाकरे वो राज ठाकरे नहीं है, सारी हवा निकल गई है। दूसरा ये कि उनको जब उत्तर भारतीयों के समय, जब वो आपको याद होगा कोर्ट में वो गए थे और क्या जुलूस के साथ, तो कांग्रेस सरकार ने उनको बहुत हवा भरी थी। उस वक्त तो सारा माहौल कांग्रेस ने बनाया था। अब स्थितियां पलट गई। राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सब बोलकर अपनी जो कहें कि सही स्थिति हैसियत में आ गए हैं। उत्तर भारतीय अब कोई सेंटिमेंट नहीं है, इसको आप समझिए। उत्तर भारतीयों के लिए, मराठियों के लिए अब पहले वाला सेंटिमेंट नहीं रहा कि मराठी एक तरफ खड़ा है, उत्तर भारतीय एक तरफ खड़ा है। अगर वो स्थिति होती तो 122 और 105 विधानसभा में सीटें भारतीय जनता पार्टी कभी हासिल करती नहीं। राज ठाकरे की वजह से कोई लौट जाएगा भाजपा से, यह संभव है। लेकिन हाँ, ये बात एकदम सच है कि उनके पास भाजपा को बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। क्या, जिसको हम कहते हैं कि आप दूसरे के जो उसका, जिसको कहते हैं ना कि ईगो है, उसको चोट पहुंचाते हैं। उद्धव ठाकरे के सामने जब मंच पर राज ठाकरे खड़े होकर दहाड़ रहे होंगे, अब दहाड़ना उनको आता है, ये तो सब जानते हैं ना, वोट भले न जुटा पाए, वो दहाड़ने के लिए लाए जाएंगे, मंचों पर वो बोलने के लिए लाए जाएंगे। हालांकि उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि वो देने की स्थिति में नहीं है। और अमित शाह वहां राज ठाकरे को ले आ चुके हैं जहां उनको भी पता है कि अब हम मांगने की स्थिति में है। महाराष्ट्र की दो एक खबरें और है, जरा उनकी बात इसमें कर सर लेते एक था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लेना ही था राज ठाकरे को, तो मुझे लगता है अशोक चव्हाण की जगह राज्यसभा भेज देते। अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेजा, उसकी जगह राज ठाकरे के परिवार के किसी को राज्यसभा भेज देते। इतना भी नहीं। लोकसभा में नहीं देते ना उनको, एक राज्यसभा सीट दे देते। लोकसभा देने से बेहतर है कि राज्यसभा सीट दे दी जाती है। लोकसभा तो इनको अपने दम पर जीत के दिखानी होगी। मुझे लगता है वो भाजपा ही जितानी पड़ेगी। बीजेपी अपना वो भाजपा को ही जितवानी पड़ेगी सीट। राज ठाकरे अपने दम पे नहीं जीत सकते, वो भाजपा को ही जितवानी पड़ेगी सीट। दक्षिण मुंबई तो किसी स्थिति में नहीं देनी चाहिए, वो भाजपा का बड़ा मजबूत गढ़ होता हुआ दिख रहा है, जो अभी नई स्थितियां हैं। अच्छा, आपने भी अशोक चव्हाण का नाम ले दिया। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी चंद दिनों पहले ही वो जो है कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए। उसके बाद वो राज्यसभा भी चले गए बीजेपी के कोटे से। अभी राहुल गांधी ने जो अपना बड़ा मशहूर, अब तो बयान बड़ा मशहूर हो गया, वो शक्ति वाला बयान जो प्रधानमंत्री ने भी उठा लिया उनका, और ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदू धर्म में शक्ति का वर्णन है और मैं इस शक्ति के खिलाफ हूं, प्रधानमंत्री की शक्ति से मुझे लड़ना है। प्रधानमंत्री ने ये तो फुल टॉस थी, छक्का मार दिया इसके ऊपर। क्लैरिफाई करना पड़ा राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर कि मेरी बात को प्रधानमंत्री तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वरना ऐसा अक्सर नहीं होता। लेकिन उनको लगा कि गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये शक्ति और हिंदुत्व जोड़ करके मैंने अच्छा नहीं किया, और उसके बाद उनको कोई एक सफाई पेश करनी। खैर, उसी रैली में जब उन्होंने ये शक्ति वाला बयान दिया था, आगे जब वो अपनी बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास शक्ति है, ईडी की, सीबीआई की, और अभी महाराष्ट्र के एक नेता जो हैं
वो बीजेपी में गए हैं, वो मेरी माँ के पास आकर रो रहे थे कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, मतलब इसीलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूं क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। सब इशारा समझ गए। अच्छा, इशारा कोई समझे ना समझे, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत है। अशोक चौहान बोल पड़े कि ये मेरा नाम तो नहीं लिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं मेरे बारे में कहा है। तो उन्होंने कहा कि इस कारण से क्योंकि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर अभी वो वही थे, जो भी हो उन्होंने वो बयान ओन कर लिया कि हाँ मेरे बारे में कहा है, और उन्होंने कहा ये सरासर झूठ है, मैं कभी सोनिया गांधी के पास नहीं गया, ये बात कहनी तो बहुत दूर की बात है। समीर जी हमको बता देंगे महाराष्ट्र में क्या अशोक चौहान ऐसे नेता हैं जो जाकर सोनिया गांधी को सफाई दें कि मैं परेशान होकर बीजेपी में जा रहा हूं क्योंकि मुझे जेल में डाल देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अशोक चौहान ने इस तरीके से सोनिया गांधी से बात की होगी कि भाई मुझे जेल में डाल देंगे। और अशोक चौहान ने कोई भ्रष्टाचार भी नहीं किया जैसे नारायण राणे के भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगे थे। नारायण राणे अगर ये जाकर सोनिया गांधी से कहते हैं कि भाई मेरे पर बहुत चार्जेस है और मुझे जेल में डाल देंगे, मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो एक बार माना जा सकता था। अशोक चौहान के ऊपर एक ही आरोप लगा हुआ है, वो आदर्श घोटाले का लगा हुआ है। उसमें भी अशोक चौहान के पहले से मामला चला आ रहा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि अशोक चौहान की जो पूरी राजनीति रही, अगर आप महाराष्ट्र की देखोगे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री 2 बार रहे हो या सांसद रहे हो, उनके ऊपर किसी तरह की इनकी छवि 2 और 2 5 करने वाली नहीं, कभी नहीं रही। अशोक चौहान के बहुत सहज सरल नेता रहे, कभी कोई करप्शन का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। सिर्फ एक आदर्श का ऐसा घोटाला है जिसका उनका नाम घसीटा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श में भी उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सीधे रूप से नहीं रहा होगा। तो ये कहना है कि वो सोनिया गांधी के पास गए, राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट सुनवा देते हैं दर्शकों को। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने जो बयान लिया है वो किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। अगर वो मेरे बारे में उनका कुछ कहना है, ऐसा संबोधित करने का अगर उनका इच्छा होती, तो मैं कहूँगा इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सही बात तो ये है, जब तक मैंने पार्टी का इस्तीफा नहीं दिया तब तक मैं पार्टी के मुख्यालय में बैठ के पार्टी का काम कर रहा था आखिरी वक्त तक। अगले दिन मैंने जब जाके स्पीकर के पास मेरे विधायक का मैंने जब इस्तीफा दिया, मेरे एमएलए के मेंबरशिप का जब मैंने इस्तीफा दे दिया स्पीकर के पास, तभी ये बात बाहर निकली कि मैंने इस्तीफा दिया। उसके बाद तुरंत मैंने कुछ ही क्षणों के बाद में मैंने पार्टी का ही इस्तीफा दे दिया है। उस वक्त तक उनको किसी को पता नहीं था कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ या एमएलए का इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बात भी झूठ है, मैं सोनिया गांधी से मिला ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहाँ व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। अब सच क्या है, ये सोनिया गांधी से मिले या नहीं मिले ये तो अशोक चौहान जानते हैं, सोनिया गांधी जानती हैं, और राहुल गांधी ऐसा कैसी ये कहानी सुना रहे हैं तो राहुल गांधी को भी हो सकता है पता हो। बहरहाल लेकिन अशोक चौहान को मुझे नहीं लगता कि इसमें पढ़ने की जरूरत थी। नहीं, अब वो खुद ही उनका स्टेटमेंट सुनिए, खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई जब नाम नहीं लिया तो आप क्यों बोल रहे हो? नहीं, देखिए, चूंकि वो सबसे बड़े नेता आज के दिन में जो इधर पलटी मार करके आए हैं वो अशोक चौहान ही है। दूसरी बात, ये तो राहुल गांधी के झूठ को उन्होंने पब्लिकली पूरे देश के सामने निकाल करके हम कैसे मान लें सर झूठ है? क्या पता गए हो? यदि झूठ नहीं है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ही सफाई दे दें, उनके दफ्तर से आ जाए। आज के दिन में यदि आप सुन लीजिए, आज के दिन में यदि कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है, राहुल गांधी से मिलने जाता है या श्रीमती सोनिया गांधी से मिलने जाता है तो बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए हुए तो जाता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अभी इट इज वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अनदर्स। एक ने एक बात कही, दूसरे ने मना कर दिया। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ जो चीजें संबंधों को सार्वजनिक जीवन में नहीं बताया जाता है, यदि बताया जाता है तो आपके पास तथ्य होने चाहिए। तथ्य के बारे में अशोक चौहान ने खुल करके कहा कि यह गलत है, यानी कि राहुल गांधी झूठे हैं।
अब इसका राहुल गांधी पर यह दायित्व तो बनता है कि वो कहे कि नहीं, हम सच हैं, जो बोल रहे हैं हम साबित सच करें। हैं। झूठ कौन बोल रहा है राहुल जी, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने कहा सच को असल तो आप तो वही जानते हैं, लेकिन देखिए, राजनीति में झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। अब अशोक सभी झूठ चौहान बोलते हैं राजनीति में, अवसर के हिसाब से। अफसर के हिसाब से सभी जो है झूठ बोलते बयान हैं। दिए जाते हैं। अब राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं इस बात को, अगर अशोक चौहान ज्वाइन कर गए हैं, और अशोक चौहान उसको क्यों, जैसे आपने भी कहा कि वो क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि किसने क्या किया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ये ढूंढना हमारा काम हो सकता है कि अच्छा सच अरे कौन ये बोला सारी झूठ। कहानी, आपने इतनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारी कहानी आपको कहीं हजम होती है क्या? एक एक्स चीफ मिनिस्टर जाएगा सोनिया गांधी के पास, रोएगा कि नहीं मुझे बीजेपी में जाने दीजिए, मैं बड़ा मुझे शर्म आ रही है आपसे कहते, उन्होंने शर्म शर्म शब्द इस्तेमाल किया है, मुझे बीजेपी में जाना पड़ेगा नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। देखिए, मैंने तो देखा कि नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाते हैं, घर पे जाते हैं, पत्नी से मिलते हैं, बेटे से मिलते हैं, और उसके बाद पलट के बीजेपी आ जाते हैं कुछ दिन बाद। तो राजनीति में सारे दरवाजे खुले रखे जाते हैं कि कब कौन किसके साथ जाएगा, क्या कोई बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो राजनीति में ये सब कुछ बराबर रखा। आजा चलिए, इस पर आपको नहीं, एक बस कमेंट, फिर मैं एक दूसरी बात। लाइन सिर्फ ये। पहली बात तो देखिए, राहुल जी ऐसी कहानियां आजकल बहुत सुना रहे हैं। हाँ। तो लगातार देखिए, कभी कहते हैं मैं जिम जा रहा था और वहां एक भाजपा के सांसद मिल गए, कोई एक संघ के पुराने मिल गए, उनको ऐसे लोग आजकल खूब मिलने लगे। अच्छा, कमाल की बात, भाजपा वाले, संघ वाले, वो सब मिल जाते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से वो नहीं मिल पाते हैं। और अगर सचमुच इस तरह से सब रो रहे हैं सोनिया जी के पास जा जाके, तो इन लोगों की तो ताकत लेके इनको लड़ जाना चाहिए था नरेंद्र मोदी से। लेकिन हो क्या रहा है, कांग्रेस का एक एक जरा सी भी जिसमें ताकत बची है, वो नेता नमस्ते करते इनको चला जा रहा है। और जब नमस्ते कर देता है तो राहुल जी एक नई सुंदर रोचक कहानी के साथ या हाजिर उनको होते उससे उससे जुड़ी हुई कहानी याद आ हैं। जाती कुछ है? याद आ जाती है, उसी वक्त याद आ जाती है। और सर, मैं देखिए, बारामती शरद पवार की भी कहानी बात की कहानी सुनानी है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जिस तरह आप से कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने सब छोटे में फिर शरद पवार की बात। मैं कह रहा हूं, बस इतनी बात कर रहा हूं, देखिए कांग्रेस का कोई भी जनाधार वाला नेता आप गुजरात से देख लीजिए भाई, अर्जुन मोढवाडिया, वो तो बहुत बड़े नेता गुजरात के हैं, बहुत उनकी मैंने पकड़े जमीनी, वो क्यों नहीं रोने गए? वो कैसे आ गए भाई? उनके ऊपर तो कोई सीबीआई का नहीं था। और सीबीआई और ईडी की बात है तो आप जरा देखिए ना, नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नहीं लगा दिया? नीतीश कुमार ने तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज किया था। सर, अब जरा कोई चीजें लगा दी जाती उनकी। बारामती की बात कर आरोप लें, नहीं होगा, कैसे लगा दें? बारामती नहीं, की नहीं, बात मैं कर कह लें। रहा हूं, आरोप तो गढ़ने की बात वही एक होती है और ना, आरोप गढ़ना नहीं है ना, आरोप तो गढ़ा जा सकता है। दिलचस्प कहानी ब्रेक पर जाने से पहले, बारामती की सीट शरद पवार की बेटी वहां से चुनाव लड़ती हैं, अभी सांसद हैं सुप्रिया सुले। अब अजीत पवार जो उनके भतीजे इधर आ गए टूट करके, उन्होंने वहां पर कहा कि मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेंगी, तो ये परिवार की टक्कर वहां पर होने जा रही है। लेकिन बारामती में अब शरद पवार जी की नाक का सवाल है, तो उन्होंने इधर एनडीए के एक साथी को तोड़ने की कोशिश की है, और ये हैं महादेव जानकर, धनगर समाज के बड़े नेता हैं। धनगर समाज का वोट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नेता क्यों इंपॉर्टेंट है, समीर जी आपको बता देंगे अभी। और ये इन्होंने उनसे कहा है शरद पवार जी ने कि मैं आपको एक सीट देता हूं, आप इस सीट पर मेरा साथ दो। समीर जी, मतलब शरद पवार जी को डर तो है अपना बारामती का? निश्चित रूप से डर है। जिस हिसाब से अजीत पवार वहां पर लगातार चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए, और कहा जा रहा है कि उनकी वाई सुनीता पवार वहां से चुनाव लड़ेगी। इस सीट को बचाए रखने के लिए शरद पवार ने एक राजनीतिक रूप से एक अच्छा दाव जिसे कह सकते चला है। उन्होंने धनगर समाज के एक बड़े नेता है महादेव जानकर, उनसे कहा है कि मैं आपको माड़ा सीट देता हूं। जब शरद पवार 2014 में माड़ा से सांसद चुने गए थे, उससे मैं महादेव जानकर उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और 2.5 लाख वोट लेकर गए थे वहां से उनके खिलाफ। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। शरद पवार का कहना है कि आपको मैं माड़ा सीट देता हूं गठबंधन में, आप गठबंधन में आइए और बारामती पर आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हालांकि अभी महादेव जानकर अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ये टूटेंगे आपको लगता है? देखिए, अब उनके पास एक अच्छा ऑप्शन आया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई मेरे पास माड़ा लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर है, अगर आप मुझे माड़ा सीट देते हैं तो मैं आपके साथ बना रहूंगा, या इसके बदले में आप मुझे कैबिनेट में लेते हैं, या मुझे और एक और विधान परिषद का सीट देते हैं, वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले आप दोनों की राय, क्या शरद पवार मुश्किल में है, सुप्रिया सुले मुश्किल में है? बिल्कुल मुश्किल में है, और इसीलिए शरद पवार हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो बारामती की सीट है वो बच जाए किसी ना किसी तरह से, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा फेस लॉस होगा अगर वो ये सीट हार जाते हैं। बेटी अगर हार जाती है तो। हर्षवर्धन जी? नहीं, निश्चित तौर पर। और अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह से परिवार में उनकी बात कहने के बाद बहुत से लोग, आपको याद होगा जब अजीत पवार गए थे मुंह अंधेरे देवेंद्र फडणवीस के साथ, उन्होंने शपथ ले ली थी, कोश्यारी जी ने शपथ दिलाई थी, तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है और एक तरह से परिवार में जो महिलाएं थी उनको उन्होंने परसुएट करने के लिए भेज दिया था
यानी जिससे कि दबाव बने, भावनात्मक दबाव बने। अब भावनात्मक दबाव भी काम नहीं आ रहा है। यही वजह है कि शरद पवार को लगता है कि रणनीतिक तौर पर जो दूसरे पाले के लोग हैं उनको इधर लाया जाए और उनका अपना आधार कट रहा है। अजीत पवार उसमें भयानक डेंट मार रहे हैं।